हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका रावली पाठशाला पर। मैं पंकज माली आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज से हम अपने फिजिक्स से चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे हम प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। अब देखो, इस चैप्टर के नाम में तीन चीजें, कितनी चीजें हैं? तीन चीजें। पहला तो दे रखा है प्रकाश, दूसरा है परावर्तन और तीसरा है अपवर्तन। अब यहां पर प्रकाश दिए रखा है, प्रकाश या लाइट। आप मैंने सबने लाइट को देखा है। ये बल्ब जल रहा है, ये भी क्या है? लाइट है। इस पैनल में से भी क्या आ रही है? लाइट आ रही है। अब इस लाइट या प्रकाश के माध्यम से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सर हम तो आंखों से देखते हैं, प्रकाश में इसकी क्या भूमिका है? तो जब हम आंखों से किसी वस्तु को देखते हैं तो क्या होता है कि प्रकाश उस वस्तु से जाके टकराता है और टकराने के बाद हमारी आंखों में प्रवेश करता है और उसी की सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। अगर प्रकाश किसी वस्तु से जाके नहीं टकराएगा तो वो वस्तु हमको दिखाई नहीं देगी। अब आप देखो, अंधेरा कर दोगे, वही की वही टेबल कुर्सियां वगैरह सब पड़ी है कमरे में, सब कुछ पड़ा है, लेकिन क्या नहीं है? सिर्फ प्रकाश नहीं है। अब जब तक हमारे पास आंखें तो है लेकिन प्रकाश नहीं है। अब जब तक प्रकाश की किरणें नहीं आएगी और उस वस्तु से नहीं टकराएगी और हमारी आंखों में प्रवेश नहीं करेगी, तब तक क्या होता है? तब तक हमें वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो वस्तु कैसे दिखाई देती है कि मान लो कोई भी ये वस्तु यहाँ पर पड़ी है और ये हमारी आंखें, ये हमारी आंखें। अब जब प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश की किरणें वस्तु से टकराएगी और हमारी आंखों में प्रवेश करती है। प्रकाश की किरणें जब वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करती है तभी हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है, तभी हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अब ये परावर्तन तथा अपवर्तन क्या है? तो परावर्तन तथा अपवर्तन प्रकाश की एक घटना है जिसमें क्या होता है? परावर्तन में है प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटता है, उसको क्या बोलते हैं? परावर्तन। और वो वस्तु कैसी होती है? अपारदर्शी। और अपवर्तन क्या है? प्रकाश किसी वस्तु में से होकर गुजरता है और अपने पथ से थोड़ा सा मुड़ जाता है, इसको कहते हैं अपवर्तन। ठीक है, इसको अपन आगे से अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, अब पहली चीज है कि प्रकाश है वह हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है और प्रकाश के जो सीधी रेखा में जाने का पथ है, ये जो सीधी रेखा में जाने का पथ है, इसी को कहते हैं हम प्रकाश की किरण। क्या बोलते हैं? प्रकाश की किरण। अपन बोलते हैं सूरज की किरण आ गई, तो सूरज की किरण क्या है कि प्रकाश का सीधी रेखा में जो जाने का पथ है उसको क्या बोलते हैं अपन? प्रकाश की किरण कहते हैं। और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश किसी रेखा में? सीधी रेखा में गमन करता है। तो प्रकाश के बारे में हमको क्या क्या पता चला कि प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है और प्रकाश की किरण, प्रकाश का जो पथ होता है सीधा, उसको क्या बोलते हैं अपन? प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रकाश की किरण कहते हैं। अब ये प्रकाश सीधी रेखा में जा रहा है लेकिन इसकी स्पीड क्या है? प्रकाश किस गति से चलता है? तो इसकी स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में यह 3 × ये 10⁸ मतलब क्या है कि 8 बार जीरो आप इसके पीछे लगा दो। ठीक है, इतने बार क्या करेगा? इतनी स्पीड से ये जाएगा। ठीक है, इसकी स्पीड से इसकी गति है। इसीलिए तो सूर्य इतना दूर है तो भी प्रकाश कितनी स्पीड से हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो प्रकाश की स्पीड आपको याद रखनी है, ये बहुत बार पूछा जाता है। प्रकाश की स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, प्रकाश कैसी रेखा में गमन करता है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश कैसी? सीधी रेखा में गमन करता है। उसके बाद है प्रकाश की किरण किसको कहते हैं? आ गया समझ में? अब अपन देखते हैं कुछ पॉइंट। अब प्रकाश के गुण, पहला है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा है कि प्रकाश, यहां पर देखो ये क्या बोल रहा है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसी है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग किसको बोलते हैं? कि विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण है। क्या गुण है? कि विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं उनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है,
जैसे कि आप ध्वनि तरंगे देखते हो, ध्वनि तरंगे आप देखोगे कि निर्वात करेंगे, पूरे कमरे में वायु नहीं है, द्रव नहीं है, कुछ भी कण नहीं है, तो ध्वनि वहां पर गमन नहीं करेंगी। लेकिन जो प्रकाश है वो क्या है, प्रकाश क्या है, तो प्रकाश है यहाँ पर अपनी विद्युत चुंबकीय तरंगे। कैसी? विद्युत चुंबकीय तरंग। अब इस विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब क्या है कि प्रकाश है वो निर्वात में भी गति कर सकता है, प्रकाश है वो निर्वात में भी गति कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि निर्वात में गति कर सकता है, गति, अर्थात किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं। माध्यम बोले तो हमारे जैसे वायु माध्यम है, जल माध्यम है, ठोस कोई भी माध्यम है, तो किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग है वो निर्वात में भी गति कर सकती है। इसीलिए तो आप देखोगे कि यहाँ पर तो हमारे चारों ओर क्या है, वायु वगैरह है, लेकिन आप देखोगे कि अंतरिक्ष में क्या है, निर्वात है। क्या है? निर्वात है। तो भी प्रकाश की किरण क्या आ रही है, धरती पर आ रही है। तो एक और गुण हमको पता चल गया। क्या पता चल गया सर? कि निर्वात में प्रकाश गति कर सकता है, और ये क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब पहले से ऐसे माने जा रहा था कि प्रकाश तो तरंग के रूप में चलता है, प्रकाश तो तरंग के रूप में चलता है, लेकिन फिर क्या हुआ कि ये देखा गया कि आप जो प्रकाश है, आपने देखा कि प्रकाश है वो कभी अपारदर्शी वस्तु है, अपारदर्शी वस्तु है जिसके आर पार प्रकाश नहीं जा सकता, उससे तो प्रकाश की किरण टकरा के वापस लौट जाती है। इसको तो हम बोलते हैं परावर्तन, आगे इसको पढ़ने वाले। और जिसको जो वस्तु पारदर्शी होती है, जिसमें से प्रकाश गुजर सकता है, उसमें से प्रकाश आर पार हो जाता है और वो हमको पारदर्शी दिखाई देती है। लेकिन कुछ जो अपारदर्शी वस्तु बहुत ही छोटी है, जैसे कि प्रकाश का स्रोत, जैसे लाइट इतनी बड़ी है, ठीक है, टॉर्च हमारे पास इतनी बड़ी है, ये मान लो कोई टॉर्च है, ठीक है, टॉर्च से प्रकाश आ रहा है, और इसके आगे मैंने अपारदर्शी वस्तु कि मान लो छोटा सा मैंने यहाँ पर कुछ बिंदु सा छोटा सा रख दिया। अब टॉर्च की सारी किरणें यहाँ से होकर ऐसे आएगी, पूरी ये ऐसे आएगी, ऐसे आएगी। अब ये जो किरण होगी, ये जो किरण होगी वो क्या करेगी, ये जो वस्तु रखी है इसके किनारों पर थोड़ी सी ऐसे मुड़ जाएगी, थोड़ी सी मुड़ जाएगी। तो ये तो फिर फेल हो गया, तरंग का सिद्धांत तो फेल हो गया कि प्रकाश है वो तो हमेशा सीधी रेखा में गति करता है और तरंग हमेशा सीधी रेखा में गति करती है। लेकिन यहाँ इस वाली घटना में तो क्या हो जाएगा कि प्रकाश अपने जो सीधे रेखा में जा रहा था वो अपने पथ से मुड़ गया। तो इसका मतलब है कि प्रकाश तो कण की तरह भी है, कण की तरह भी व्यवहार कर रहा है, जो कि छोटे छोटे क्वांटम कणों का प्रवाह है, इस प्रकार से भी प्रकाश तो गति कर रहा है। तो यहाँ पर एक और बात आ गई, पहले यही माना जा रहा था कि प्रकाश विद्युत तरंग के रूप में कार्य करता है, लेकिन फिर पता चला कि प्रकाश है जो आधुनिक क्वांटम सिद्धांत है, किसके अनुसार, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार थी कि प्रकाश है वो कणों के रूप में भी गति करता है, छोटे छोटे कणों के रूप में भी गति करता है। तो प्रकाश है वो कणों का प्रवाह भी है, छोटे छोटे कणों का प्रवाह, जिनको क्वांटा कहते हैं, ठीक है। क्वांटम थ्योरी ने ये बोला कि कणों के रूप में भी प्रकाश गति करता है। अब इसीलिए आप देखोगे कि परावर्तन है, सीधी किरणों के रूप में जो जो प्रयोग हो रहे हैं, जैसे परावर्तन है, अपवर्तन है, ठीक है, ये सारे तो क्या कर रहे हैं कि प्रकाश तरंग रूप को प्रदर्शित कर रहे हैं। लेकिन जो विवर्तन की घटना है, अब ये जो प्रकाश की किरण आ रही थी, बीच में कौन सा छोटा सा अपारदर्शी माध्यम रखा और उससे प्रकाश की किरण क्या हो गई, मुड़ गई, क्या हो गई, उससे टकरा के प्रकाश की किरण मुड़ गई, और इसे मुड़ने को बोलते हैं अपन विवर्तन। क्या बोलते हैं, विवर्तन। क्या बोलते हैं, विवर्तन। और इसी घटना को क्या बोलते हैं, विवर्तन। तो अगर आपको पूछे कि प्रकाश का ऐसा कौन सी परिघटना है जिसमें ये शो हो रहा है कि प्रकाश वो कण की तरह गति करता है, तो वो है विवर्तन। क्या है, विवर्तन। विवर्तन क्या है, इसकी परिभाषा क्या होगी, मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रकाश की किरण है उसके बीच में अगर कोई भी अपारदर्शी माध्यम रखा जाता है, वो भी छोटा सा, तो प्रकाश है वो उस अपारदर्शी माध्यम के किनारों पर मुड़ जाता है। इसी को क्या बोलते हैं अपन, विवर्तन बोलते हैं। तो यहां पर देखो, विवर्तन की घटना में हमको कणों जैसा प्रवाह मिल गया और इन सारी घटनाओं में तरंग जैसा है। अब ये डिसाइड करना मुश्किल हो गया कि भाई प्रकाश तरंग की तरह है या कण की तरह है।
तो फिर एक आधुनिक क्वांटम सिद्धांत दिया कि भाई प्रकाश है वो दोनों की तरह व्यवहार करता है, कभी कभी कण की तरह करता है और कभी कभी विद्युत तरंगों की तरह व्यवहार करता है, और इसी को बोलते हैं प्लस विद्युत चुंबकीय तरंग। तो इसमें क्वांटम सिद्धांत में क्या है, दो बातें आ गई, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग और कणों की तरह दोनों तरह व्यवहार करता है, और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्रकाश की द्वैत प्रकृति। क्या बोलते हैं, द्वैत प्रकृति का मतलब क्या है कि दोनों तरह का व्यवहार करता है। द्वैत प्रकृति क्या है, तो अगर आपको प्रश्न पूछे कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति क्या होती है, ब्लर तो नहीं हो रहा शायद, प्रकाश की द्वैत प्रकृति क्या होती है, तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति ये होती है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगों के साथ साथ यह किसकी तरह, कणों के प्रवाह की भांति भी व्यवहार करता है। आगे समझ में, अब देखते हैं अपन आगे। तो ये सारा मैटर आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए। पहला, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, इसकी चाल 3 × 10⁸ ठीक है। विवर्तन में प्रकाश की कौन सी घटना हो रही है, कणों की तरफ प्रवाह, ये कह रहा है, ठीक है। परावर्तन अपवर्तन बाकी सभी घटना उसकी क्या, विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह व्यवहार करता है। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत क्या है कि यह प्रकाश की द्वैत प्रकृति को प्रदर्शित करता है कि प्रकाश कणों की प्रवाह की तरह और विद्युत चुंबकीय तरंग दोनों की तरह गति करता है, ठीक है। और हमेशा कोई भी वस्तु हमको कब दिखती है, जब वस्तु, प्रकाश की किरण वस्तु से टकराती है और उस वस्तु से प्रकाश की किरण हमारे आंखों में प्रवेश करती है, तब हमको कोई भी वस्तु दिखाई देती है। आ गया समझ में। अब इसी चीज को अपन यहाँ पर पढ़ लेते हैं, चलो। तो पहला, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। दूसरा है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करता है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसके संचरण के लिए देखो माध्यम की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न क्या पूछेगा, आपको ऑप्शन दे देगा, प्रकाश गति नहीं कर सकता है, ठीक है, फिर आपको दे देगा ठोस में, द्रव में, गैस में, ठीक है, निर्वात में, और पांचवा ऑप्शन अगर होता हो या फिर किसी में से इनमें से सभी में, तो आपका आंसर है कि यह सभी में कर सकता है, ठीक है। इसके लिए माध्यम की कोई जरूरी नहीं है, माध्यम हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो यह माध्यम, इसको गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, निर्वात में भी ये गति कर सकता है। फिर है, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं को तीक्ष्ण छाया बनाता है। इसका मतलब क्या है, अगर प्रकाश के बीच में कोई भी अपारदर्शी वस्तु रखी जाए, अपारदर्शी वस्तु बोले तो कि जो क्या है, जिसके आर पार प्रकाश नहीं गुजर सकता है, वो रख दिया जाए तो प्रकाश यहाँ पर, आपने देखा होगा बीच में प्रकाश के हाथ रख देते तो पीछे की तरफ छाया बनती है, ठीक है। तो ये पॉइंट ये बोल रहा है कि अपारदर्शी वस्तुओं को तीक्ष्ण छाया बनाता है। फिर है, प्रकाश की निर्वात में चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश सबसे तेज उसकी निर्वात में चाल होती है, और वो होती है ये 8 यहाँ पर नहीं, इसकी घात में, ठीक है। तो 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, और ये आपको जरूर याद रखना है। अब बढ़ते अपन आगे। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की द्वैत प्रकृति है। कैसी प्रकृति है, द्वैत प्रकृति है। और द्वैत प्रकृति क्या है कि विद्युत तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग और कणों के प्रवाह दोनों की तरह यह व्यवहार करता है। अब है, प्रकाश की किरण किसको बोलते हैं, तो मैंने आपको बताया कि प्रकाश के सरल रेखीय पथ को ही प्रकाश की किरण कहते हैं। फिर अगला है कि विवर्तन क्या है, तो विवर्तन की घटना मैंने बताया था कि जब प्रकाश के पथ में कोई भी छोटा सा, कैसा, अपारदर्शी, जिसके आर पार प्रकाश नहीं गुजर सकता है, उसको अपन रखेंगे तो क्या होगा, उसके किनारों पर थोड़ा सा प्रकाश मुड़ जाएगा, और इसी घटना को क्या बोलते हैं अपन, विवर्तन बोलते हैं। तो यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी है, बहुत ही छोटी है, तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय, सीधा सीधा सरल रेखा में जाने की बजाय जैसे यहां तक आया और यहां तक आने के बाद यहां से थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाएगा। तो अब जाना था इसको सीधा, लेकिन मुड़ गया, यही घटना क्या है, विवर्तन। तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय उसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रवाह को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। विवर्तन का मैं एक चित्र सा बना देता हूं यहां पर, कि यहां से जैसे ये टॉर्च है, ठीक है, इससे प्रकाश की किरणें निकल रही है, और यहां पर एक छोटी सी कोई भी वस्तु रखी हुई है, ठीक है। अब प्रकाश की किरण इससे निकलेगी, प्रकाश की किरण इससे निकलेगी, और इस प्रकाश की किरण को जाना तो था कैसे, सीधा, यहां से सीधा जाना था, लेकिन यहां से सीधा जाना था, लेकिन क्या हुआ कि ये थोड़ी सी यहां से मुड़ गई,
सीधा जाना था, लेकिन यहां तक तो आई प्रकाश की किरण, यहां तक तो आई, यहां तक तो आई, लेकिन यहां पर आने के बाद क्या हो गया कि ये यहां से ऐसे मुड़ गई, थोड़ी सी मुड़ेगी, कितनी, बहुत ही कम, ये इतनी छोटी सी मुड़ गई। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को विवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विवर्तन बोलते हैं। आ गया समझ में, यहां तक कोई डाउट नहीं, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप। फिर बढ़ते अपन आगे। अब आएंगे हम मुद्दे की बात पर, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, देखो अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश के बीच में कोई अपारदर्शी माध्यम रखा जाए। अपारदर्शी माध्यम क्या होता है कि जैसे कि आपने कांच देखा होगा या शीशा देखा होगा, उसके एक तरफ तो होता है जहां पर हम अपना मुंह वगैरह देखते हैं, तो वो तो होता है जहां अपारदर्शी भाग, ठीक है। और पीछे की तरफ उसको होती है पॉलिश, पीछे की तरफ उसके क्या की जाती है, पॉलिश की जाती है। जैसे कि ये आ गया, ये दर्पण आ गया, ठीक है। ये आ गया कोई भी परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। अब इसके एक तरफ कर देते हम पॉलिश, क्या कर देते हैं, पॉलिश। तो इसके इस साइड हमने कर दी पॉलिश, ये। अब जिस तरफ पॉलिश करते हैं उसकी उल्टी साइड वाला क्या होता है, पारदर्शक पृष्ठ बन जाता है। मतलब हम अगर अपना मुंह देखते तो इस वाले भाग में देखते हैं कांच के पीछे पॉलिश क्यों होती है, ठीक है। तो ये हो गया परावर्तक पृष्ठ। तो ये क्या है, ये है परावर्तक पृष्ठ। अब परावर्तक पृष्ठ होता है, उसका जो सेंटर होता है, उसका सेंटर होता है, उसको अपन करते हैं अभिलंब। या अपन ये मान लेते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी अपरावर्तक पृष्ठ से टकराती है, प्रकाश की किरण है वो जब किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, तो यहां से मान लो प्रकाश की किरण आ रही है, यहां से प्रकाश की किरण आ रही है, ये आ गई प्रकाश की किरण। ये प्रकाश की किरण आ गई। अब ये प्रकाश की किरण इस परावर्तक पृष्ठ से टकराएगी, क्या होगी, इससे टकराएगी। और टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में, उसी तरफ चली जाएगी। टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाएगी। ये देखो, ये माध्यम दूसरा हो गया, ये माध्यम दूसरा हो गया, इसको पार करके अंदर से नहीं गुजरेगी, बल्कि इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो प्रकाश की किरण यहां पर आई और यहां से क्या होगी, वापस टकरा के पुनः उसी माध्यम में चली जाएगी, टकरा कर उसी माध्यम में चली जाएगी। अब जो प्रकाश की किरण आ रही है, जो प्रकाश की किरण आ रही है, उसको अपन नाम देंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे उसको, आपतित किरण। क्या बोलेंगे उसको, आपतित किरण। और जो दर्पण से टकरा के वापस जा रही है उसको अपन बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। आ गया, ये है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण। अब इन दोनों किरणों के बीच में अगर अपन एक रेखा खींचे तो उसको क्या, जो परावर्तक पृष्ठ के लंबवत हो, परावर्तक पृष्ठ के लंबवत हो, तो उसको अपन बोलेंगे अभिलंब। क्या बोलेंगे उसको, अभिलंब बोलते। तो ये हमने यहां पर एक खींच दी बीच में रेखा, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम अभिलंब। क्या बोलते हैं इसको, अभिलंब। अभिलंब, परावर्तक पृष्ठ के ऊपर लंब खींच दिया, क्या है, अभिलंब। अब देखो, ये आपतित किरण और ये अभिलंब, इन दोनों के बीच में एक कोण बन रहा है। क्या बन रहा है, एक कोण बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों, बन रहा है कोण। ये बना दिया कोण, और इस कोण को रख देते नाम अपन आई। और ये जो आई कोण है, इसको, ये क्या है, ये है आपतन कोण। देखो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, तो ये जो कोण है वो क्या हो गया, उसका नाम हो गया आपतन कोण। आपतन कोण, क्या नाम है इसका, आपतन कोण। अब ये जो अभिलंब और ये जो वापस जा रही है किरण, परावर्तित किरण, इसके बीच में देखो ये कोण व्हाइट और ये पिंक के बीच में जो बन रही है,
इस कोण को क्या बोलते हैं? इस कोण को बोल रहे हैं हम, क्या बोलते हैं इसको? परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। अब अगर आपको कोई परिभाषा पूछ ले कि आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं सर। फिर बोलेगे आपको परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे सर अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आ गया समझ में? तो यही घटना है पूरी, क्या? प्रकाश का परावर्तन। यही पूरी घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहलाएगी? प्रकाश का परावर्तन। क्या हो जाएगा इसको? प्रकाश का परावर्तन, यह घटना कहलाएगी। तो परावर्तन किसे कहते हैं? कि प्रकाश का किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराकर उसी माध्यम में पुनः लौट जाना क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। अब ये जो परावर्तन होता है, यह भी आपने कक्षा 9 में पढ़ा कि दो प्रकार का होता है। कैसा होता है? दो प्रकार का। कैसा? दो प्रकार का। पहला तो है विसरित परावर्तन, ठीक है। सीधा परावर्तन तो आप ऐसे देखो, जो समतल पृष्ठ होकर गुजरा, ये अभी हमने पढ़ा ये, ठीक है। और एक होता है विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन में ये जो पृष्ठ होता है ये उबड़ खाबड़ होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि हर चीज से, वस्तु से टकराकर परावर्तित किरण ऐसे लौटती है, तो ये हमेशा सीधी 90 डिग्री का ये कोण 90 डिग्री कोण पर नहीं, बल्कि किसी उल्टी दिशा में, किसी भी दिशा में विसरित हो जाती है, तो इसको बोलते हैं विसरित परावर्तन, ठीक है। ये विसरित परावर्तन, ये आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, ठीक है। यहां पर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। तो आ गया परावर्तन किसको कहते हैं। अब अपन यहां पर आ जाते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं। तो उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, जैसे कि दर्पण, अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है, इसी को क्या बोलते हैं? परावर्तन। अब इस परावर्तन के नियम है, इस परावर्तन के नियम है। क्या नियम है सर? कि इसके नियम है कि पहला नियम है कि ये जो आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, ये सारे एक ही पृष्ठ पर होंगे और एक ही माध्यम में होंगे। देखो ये सारे एक ही पृष्ठ पर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। जब अपन अपवर्तन पढ़ेंगे वहां पर देखना अभिलंब वगैरह, ये परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित अपवर्तित किरण सब अलग अलग माध्यम में होगी, लेकिन ये सारे एक ही माध्यम में होते हैं। पहला नियम तो ये हो गया। दूसरा ये बोल रहा है कि ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, इन दोनों का मान हमेशा समान होता है। परावर्तन में क्या होगा? इसका और इसका मान समान होगा। तो ये बोल रहा है कि कोण I बराबर कोण R, और ये परावर्तन के नियम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इस परावर्तन के नियम आपको अच्छे से याद होने चाहिए, रट लो ये कि आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान बराबर होते हैं। कोण I बराबर कोण R। और आपतित किरण, कौन सी आपतित किरण किसको बोलते हैं? दर्पण का आपतन बिंदु, अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल पर होते हैं। सारे कहां पर? एक ही तल पर होते हैं। तो ये हो गया परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम दो है। कौन कौन से? कि आपतन कोण, परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, फिर आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु सारे एक ही तल पर होते हैं। तो ये हो गए परावर्तन के नियम। अब बढ़ते अपन आगे। अब आते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब क्या होता है? तो देखो कि ये है कोई भी वस्तु, ये है कोई भी वस्तु। अब ये जो वस्तु है इसको तो बोलते हैं अपन बिंब। कोई भी जो वास्तविक वस्तु होती है जिसका प्रतिबिंब बनता है या जिससे प्रकाश टकराता है, उसको तो बोलते हैं अपन बिंब। क्या बोलते हैं उसको? बिंब बोलते हैं। अब इस बिंब पे जब प्रकाश की किरण आ गई, प्रकाश की किरण बिंब पे आ गई और आने के बाद वापस टकरा के जाती है। अब जरूरी तो नहीं कि प्रकाश की किरण एक ही जाएगी उस वस्तु से टकराएगी, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। प्रकाश की एक या एक से अधिक, ये तो हम समझने के लिए सिर्फ क्या करते हैं, एक या दो किरण बना देते हैं, लेकिन उस वस्तु पर प्रकाश की बहुत सारी किरणें गिरती है। अब ये जो प्रकाश की किरण गिरी और गिरने के बाद वापिस टकराई, और टकराने के बाद क्या होती है कि किसी भी हम उसका प्रतिबिंब देखते हैं। अब हमारी आंखों में देखो गई, तो हमारी आंखों में क्या होती है कि प्रकाश की किरणें मिलती है और हमारे अंदर क्या लगा हुआ है, हमारे रेटिना पर उसका चित्र बनता है, इसका प्रतिबिंब बनता है। तो कहीं पर प्रतिबिंब बनता है इसका। अब
क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण एक या एक से अधिक किरणें जहां पर मिलती है वहां पर बन जाता है प्रतिबिंब। कहां पर? जहां पर दोनों मिलती है वहां पर प्रतिबिंब बनता है। अब मान लो ये एक प्रकाश की किरण यहां से टकरा के ये गई, एक दूसरी प्रकाश की किरण यहां पर आई और ये टकरा के यहां पर गई। अब तो देखो दोनों किरणें जहां पर दोनों किरणें क्या हो गई, मिल गई, और वहां पर क्या बनता है, प्रतिबिंब। वहां पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अब यहां तो वास्तविक तरीके से मिल रही है, यहां पर तो वास्तविक तरीके से मिल रही है, लेकिन कोई जैसे ऐसा इस प्रकार का कोई गोलीय दर्पण है, जब अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि प्रकाश की किरण यहां पर आई और सीधी ये टकरा के ऐसे चली गई। दूसरी प्रकाश की किरण ये आई और ये मान लो दूसरी प्रकाश की किरण आ रही है ये, और यहां से ऐसे चलेगी। अब ये दोनों यहां पर कहीं नहीं मिलेगी और ये यहां पर नहीं, दोनों उल्टी दिशा में चलेगी। अब उसका प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे, तो उसको अपन आभासी तरीके से पीछे की तरफ ऐसे मिलाते हैं, डैश 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 करके, ये ऐसे डैश 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 करके। तो यहां पर दोनों आभासी मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं मिलती है, बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यह आभास होता है, हमको क्या आभासी प्रतीत होती है। तो भी वहां पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, वहां पर प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब क्या है कि प्रतिबिंब वहां बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरण, कम से कम कितनी, दो परावर्तित किरण प्रतिच्छेद होती है या प्रतिच्छेद होती हुई प्रतीत होती है। या तो रियल में प्रतिच्छेद होती है या प्रतिच्छेद होती प्रतीत होती है। कैसे होती है वो अपन अभी देखते हैं। देखो, उससे पहले अगर अपन दर्पण पढ़ लेंगे तो आभासी, और ये आपको समझाना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इससे पहले अपन एक पॉइंट ले लेते हैं, ये समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब। अब जो दर्पण होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से तीन प्रकार के? पहला तो है कोई भी समतल दर्पण, पर दो प्रकार के, और एक होता है गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल और दूसरा होता है उत्तल, ठीक है। अब समतल दर्पण आपने घर पर अपने शीशा वगैरह देखा होगा, ये किसी गोलीय पृष्ठ से नहीं बल्कि सीधे सीधे सीधा सा एक पृष्ठ होता है, और उसके एक तरफ क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, एक तरफ क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। तो क्या बन जाता है, समतल दर्पण बन जाता है। लेकिन गोलीय दर्पण क्या होता है कि ये कोई किसी ना किसी एक गोले का भाग होता है, इस प्रकार से कोई गोलीय पृष्ठ होता है, ठीक है। और इस गोलीय पृष्ठ को मान लो मैंने यहां से काट लिया, इस गोलीय पृष्ठ को मैंने यहां से काट लिया इतना, ठीक है। और इतना वाला भाग काट के मैंने यहां पर इतना वाला भाग काट लिया और मैंने यहां पर इसके बाहर की तरफ पॉलिश कर दी, सॉरी, इतना वाला भाग काट के और मैंने ला लिया यहां पर, ये इतना वाला भाग काट के मैंने ला लिया यहां पर, और इसके बाहर की तरफ मैंने पॉलिश कर दी। कहां पर पॉलिश कर दी मैंने, इसके बाहर पर, यहां पर पॉलिश कर दी। अब ये पॉलिश जो मैंने कर दी, तो अब मैंने क्या बताया था, जिस तरफ पॉलिश करते हैं उसकी उल्टी दिशा में क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ बनता है। तो पॉलिश मैंने यहां पर बाहर की तरफ करी, तो परावर्तक पृष्ठ कौन सा हुआ, इसके अंदर वाला, इसके अंदर वाला क्या हो गया, परावर्तक पृष्ठ हो गया। अब देखो, अगर इसी प्रकार का एक कोई दूसरा गोला है और मैंने इसका इतना सा भाग निकाल लिया, ये इतना सा भाग निकाल लिया, ये वाला, ठीक है, ये वाला भाग निकाल लिया और मैंने ला लिया यहां पर, ये वाला भाग मैंने यहां पर ला लिया, ठीक है, ये वाला काट के। अब मैं इसके क्या कर दूं, पॉलिश कर दूं। और पॉलिश किस साइड की मैंने, कि पॉलिश में इसके अगर अंदर की साइड कर लूं, कहां पर, अंदर की साइड, ये कर दी मैंने पॉलिश इसकी। अब इसका परावर्तक पृष्ठ कौन सा होगा, इसके ये बार वाला, ये वाला, ठीक है। अब
प्रकाश की किरण हमेशा किस तरफ आती है, जहां पर प्रकाश परावर्तित होता है वहां पर, ठीक है। तो अब ये वाला जो भाग है, इस तरह का जो दर्पण होता है उसको तो बोलते हैं अवतल, और इस तरह का जो दर्पण होता है जिसके उसको क्या बोलते हैं, उत्तल। तो समतल दर्पण कौन सा हुआ, जो किसी एक सीधी पट्टी हो, समतल पट्टी, और उसके एक तरफ पॉलिश कर दे, वो तो हो गया समतल दर्पण। अवतल दर्पण कौन सा है कि यह इस गोले का भाग है, किसी एक गोलीय पृष्ठ का भाग होता है, जिसकी तरफ क्या करते हैं अपन कि बाहर की तरफ जो बाहर उभरा हुआ भाग होता है उसकी तरफ हम कर देते हैं पॉलिश। तो ये तो हो गया पॉलिश वाला भाग, और इसका ये वाला जो भाग है अंदर की तरफ, ये हो गया परावर्तक, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ कौन सा हो गया, ये अंदर वाला। और उत्तल दर्पण किसको कहते हैं कि यह उस गोलीय दर्पण को कहते हैं जिसके अंदर की तरफ धसे हुए भाग को तो क्या कर देते हैं, पॉलिश, और उसकी बाहर की तरफ उभरा हुआ जो भाग है वो क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ। वो क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ। आ गया समझ में। अब देखो अब इस अवतल दर्पण को देखो, इस अवतल दर्पण में क्या होता है मैंने आपको बताया। अब हम वो आभासी और रियल वाले प्रतिबिंब को यहां पर समझेंगे। अब इस अवतल दर्पण में अंदर की तरफ देखो, ये इस तरह का चम्मच, आपने देखो कि चम्मच में जिस तरफ अपन खाना भरते हैं वो वाला भाग ही क्या होता है, उस तरफ जैसे वो चम्मच वाला भाग होता है अंदर की तरफ, उसी तरफ ये देखो चम्मच वाला भाग है। तो इसके अंदर की तरफ जो भाग होता है वो इसका परावर्तक पृष्ठ है अवतल दर्पण में, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि जब प्रकाश की किरणें आती है, इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें आती है, तो ये जो देखो ये प्रकाश की किरणें आ गई, और आने के बाद अब इसका जो बीच में होता है वो बीच में अपन एक रेखा खींच देते हैं जिसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब इनके भाग को अपन पूरे आगे समझने वाले हैं। तो अब क्या होता है कि जब इसमें प्रकाश की किरणें आती है, ठीक है, ये प्रकाश की किरण ये आ गई, प्रकाश की किरण ये आ गई, क्या है, ठीक है, ये प्रकाश की किरण आ गई, ये प्रकाश की किरणें आ गई। अब ये सारी किरणें आती है तो क्या होता है कि ये प्रकाश की किरणें अंदर की तरफ मुड़ती है, कहां पर, अंदर की तरफ मुड़ती है। ये प्रकाश की किरण टकराने के बाद ऐसे अंदर की तरफ मुड़ती है। ये आई, ये भी कैसे अंदर की तरफ ऐसे मुड़ेगी, ये भी आई तो ये अंदर की तरफ मुड़ेगी, ये भी आई ये भी अंदर की तरफ मुड़ेगी, ये भी आई ये भी अंदर की तरफ मुड़ेगी। तो प्रकाश की जितनी किरणें हैं उनको क्या करेगा, ये एक दूसरे के पास में लाने की कोशिश करेगा, क्या करेगा, पास में लाने की कोशिश करेगा। तो क्या कर रहा है, अभिसारी, उनको पास में ला रहा है। तो ये इस दर्पण को क्या बोलते हैं अपन, दूसरा नाम है इसका अभिसारी। क्या बोलते हैं इसको, अभिसारी। तो प्रकाश की किरणों को पास में लाने का काम कर रहा है ये, ठीक है। अब देखो यहां पर जो किरणें मिल रही है, देखो सारी दर्पण के रियल वाले भाग में मिल रही है, सब यहां पर आके मिल रही है। तो ये यहां पर जो प्रकाश की किरणें मिल रही है ये वास्तव में मिल रही है, ये वास्तव में मिल रही है, रियलिटी में मिल रही है, और यहाँ पर प्रतिबिंब इसके बनते हैं। तो इसको इससे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, अधिकतर ये वास्तविक बनता है। अब देखो यहाँ पर ये है उत्तल दर्पण। अब इसमें क्या होता है कि इसके बीच में अपन अक्ष खींच देते हैं बीच में, ये अक्ष वगैरह क्या है, ये पूरे भाग अपन जब पढ़ेंगे अच्छे से समझेंगे इनको, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें आती है, यहां पर अपन दो किरणें लेते हैं सिर्फ, ठीक है, मान लो ये दो, जब प्रकाश की किरणें आ रही है, ये एक प्रकाश की किरण मान लो ये आ गई। अब ये जो प्रकाश की किरणें आ रही है, अब इस दर्पण का देखो ये वाला भाग इस प्रकार से मुड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है, ठीक है। तो अब ये प्रकाश की किरण जब यहां पर आएगी तो यहां से सीधी ही मुड़ जाएगी, यहां से सीधी ही मुड़ जाएगी। और कैसे मुड़ेगी, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से देखो। तो कहीं पर मिलती तो है ही नहीं, ये कहीं पर मिलती तो है ही नहीं। तब क्या करते हैं
कि ये जो प्रकाश की किरणों को देखो फैलाने का काम कर रहा है, तो जो फैलाता है उसको बोलते हैं अपन अपसारी। तो इसको उत्तल दर्पण को अपसारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। कभी कभी अवतल उत्तल नहीं देकर अपसारी तथा अभिसारी भी दे दिया जाता है। अब देखो तो यहां पर क्या होगा कि इस प्रकाश की किरणों को फिर हम क्या करते हैं कि पॉइंट में मिलाने की कोशिश करते हैं। कैसे? इसको आभासी तरीके से, कि भाई दर्पण के पीछे नहीं आ रही है, लेकिन अगर अपन इनको क्या करें, आभासी तरीके से यहां पर ऐसे बढ़ा दे, इस तरीके से इसको बढ़ा दे, तो देखो ये यहां पर दर्पण के पीछे की तरफ मिलती आ रही है, ये दर्पण के पीछे की तरफ मिलती हुई प्रतीत हो रही है यहां पर। तो इसका प्रतिबिंब यहां पर बनेगा, प्रतिबिंब यहां पर बनेगा पीछे। आ गया समझ में? तो यहां पर तो देखो वास्तव में किरणें मिल रही है, लेकिन यहां पर आभासी किरणें मिल रही है। यहां पर प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? जहां पर वास्तविक किरण मिल रही है तो प्रतिबिंब कैसा कहलाता है? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। आभासी किरणें मिल रही है तो प्रतिबिंब कैसा कहलाता है? आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। अब ये देखो, ये पर्दे के आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन ये पर्दे के पीछे की तरफ बनता है। ठीक है, मतलब दर्पण के पीछे की तरफ बन रहा है। अब ये जो प्रतिबिंब बनता है, जो आभासी होता है, वो हमेशा कैसा है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा। गोलीय दर्पण की बात बना। और ये जो बनता है ये बनता है सीधा। उल्टा और सीधे की बात कैसे है कि ये इसके नीचे की तरफ बनता है हमेशा, और ये इसके ऊपर की तरफ बनता है। ठीक है, ये अपन जब प्रतिबिंब का निर्माण की प्रक्रिया देखें तब अच्छे से ये पॉइंट वाले समझेंगे। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि किस प्रकार से इसमें वास्तविक किरण मिल रही है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, आभासी किरण मिल रही है तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसलिए अवतल दर्पण से मैक्सिमम जो प्रतिबिंब बनते हैं वो वास्तविक होते हैं, और इससे बनते हैं जो वो आभासी होते हैं। तो अब आ जाते हैं अपने इस पॉइंट पर, प्रतिबिंब वाले पॉइंट पर। तो यह तब बनता है जब प्रकाश किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद होती है। किसमें हुई थी? अवतल वाले दर्पण में आपने देखा। आभासी प्रतिबिंब किसको बोलते हैं? इसमें प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेद होती, प्रतीत होती है, रियल में नहीं होती। इस प्रकार से देखो प्रतीत सिर्फ होती है। फिर अगला पॉइंट है, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। इसको पर्दे पर अपन प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरण मिल रही है दर्पण के सामने में। कोई भी यहाँ पर, जैसे इस दर्पण के सामने यहाँ पर मैं अगर कोई पर्दा रख दूं तो ये प्रकाश की किरण टकरा के इसके ऊपर गिर जाएगी और हम उसको देख सकते हैं। लेकिन ये तो आभासी अपन मिला रहे हैं। इसके आगे पर्दा मैं यहां पर रखूंगा तो ये तो एक किरण इस तरफ जा रही है, एक किरण इस तरफ जा रही है, कहीं पर मिल ही नहीं रही है। ठीक है, तो इसको अपन पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फिर है, यह वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा। कैसा बनता है? उल्टा। और ये हमेशा सीधा बनता। तो ये वाली अपनी स्लाइड हो गई एकदम पूरी। आ गया समझ में किस प्रकार से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और किस प्रकार से ये आभासी प्रतिबिंब बनता है। और इसके साथ साथ ही हमने किस पॉइंट को भी समझ लिया कि गोलीय दर्पण किसको कहते हैं। तो गोलीय दर्पण किसको कहते हैं कि गोलीय दर्पण परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। ठीक है, अंदर की तरफ या बाहर की ओर वक्रित होता है। तो ये देखो, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ वक्रित होता है। फिर है, अवतल दर्पण किसको कहते हैं? तो गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है, वह अवतल दर्पण कहलाता है। तो देखो, ये देखो इसका परावर्तक पृष्ठ कौन सा है? ये। और ये देखो, इसको आप बना दो, यहां पर पूरा गोला बनेगा। इसको आप डैश डैश करके मिलाओगे तो देखो आगे की तरफ पूरा गोला बन रहा है। गोले का केंद्र ये, तो गोले के केंद्र की तरफ क्या हो? क्या इसका परावर्तक पृष्ठ हो। और इसका आप गोला बनाओ, देखो इसका आप गोला बनाओ ऐसे। तो देखो गोले का केंद्र तो ये आ रहा है, लेकिन परावर्तक पृष्ठ गोले के बाहर की तरफ है। ठीक है, तो अवतल दर्पण कौन सा हुआ? गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो, वो अवतल दर्पण कहलाता है। और गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो, परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो अर्थात बाहर की ओर वक्रित हो, वो उत्तल दर्पण कहलाता है। इसमें देखो बाहर की तरफ वक्रित है। तो आशा करता हूं यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। हमने क्या क्या पढ़ा? प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के गुण को हमने पढ़ लिया, अवतल दर्पण पढ़ा, उत्तल दर्पण पढ़ा, प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। अब देखो, गोलीय दर्पण में सामान्य प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द। अब जब हम गोलीय दर्पण को पढ़ते हैं तो गोलीय दर्पण को, अभी जैसे मैंने बीच में लाइन खींच दी,
ये वाले बीच में लाइन खींच दी। अब ये सर ये लाइन क्यों खींच रही है, क्या मतलब है इस लाइन का? तो ये जो सारा समझना है, इसके लिए हमको गोलीय पृष्ठ, गोलीय दर्पण में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द है उनको अच्छे से हमको समझना है, और तब हम क्या करेंगे, उनके रेखा चित्र बनाने, दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं उनको अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलो, तो गोलीय दर्पण की कुछ परिभाषाओं को हम समझते। तो सबसे पहले हम कोई भी एक गोलीय दर्पण बना देते हैं, तो हम बना देते हैं यहां पर अपना अवतल दर्पण। कौन सा बना देते हैं? अवतल दर्पण बना देते। एक्सपेरिमेंट करते हैं किस प्रकार से बनता है। कट नहीं हो रहा है भाई, अपने ऐसे ही बना देते। ये बना दिया ना हमने, ये देखो, अब ये क्या बन गया है, एक गोलीय दर्पण बन गया है। अब मैं इस गोलीय दर्पण की किस तरह बच्चों पॉलिश करूं कि ये क्या बन जाए, ये बन जाए, मुझको अवतल दर्पण बनाना है। क्या बनाना है? अवतल। तो सर के पॉलिश किस साइड करूं? तो आप बताओ कि पॉलिश सर इस साइड कर दीजिए। सर किस साइड पॉलिश कर देंगे? यहां पर। अगर इस साइड पॉलिश कर देंगे तो क्या बन जाएगा, इसका परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा ये, और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अपना कौन सा, परावर्तक पृष्ठ, और ये पॉलिश वाला पृष्ठ। अब सबसे पहली शब्दावली कि मुख्य अक्ष किसको कहते हैं? पहला शब्द क्या है? मुख्य अक्ष। क्या शब्द है? मुख्य अक्ष। ठीक है, तो ये जो गोलीय दर्पण है इसके केंद्र में से एक जो सीधी रेखा अपन खींचते हैं उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं उसको? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इसका मान लो सेंटर ये, हमने लिख लिया इसका सेंटर ये है, और यहां से हम एक सीधी रेखा खींच देते हैं, यहां से हम एक सीधी रेखा खींच देते हैं जो क्या करे, इसको, इसका जो बीच का सेंटर हो वो, और ये जो सीधी रेखा होगी इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन, ये सीधी रेखा थोड़ी टेढ़ी आ रही है, कोई बात नहीं, ठीक है, यहां पर मान लो। तो ये जो सीधी रेखा बीच में अपन खींचते हैं इसको बोलते हैं अपन मुख्य अक्ष। क्या नाम है इसका? तो यहां पर इसका नाम लिख देते हैं सर कि इसका नाम है मुख्य अक्ष। ठीक है, अब इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं यहां पर। तो मुख्य अक्ष की परिभाषा सबसे ये रहा कि गोलीय दर्पण के क्या है, कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो यहां पर देखो पहले दो शब्द आ गए, ध्रुव और वक्रता त्रिज्या। अब ये क्या है? तो सबसे पहले दर्पण के ध्रुव को, तो दर्पण का ध्रुव क्या है कि दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसको अपन बोलते हैं ध्रुव। तो मध्य बिंदु कौन सा था? ये, और इसी को क्या बोलते हैं अपन? ध्रुव। दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। तो ये हो गया दर्पण का ध्रुव, और इसको हमेशा P से प्रदर्शित करते हैं, P से पोलर, पोलर से ध्रुव, इसको P से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया दर्पण का ध्रुव। अब है वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष आ गया, ध्रुव आ गया। अब तीसरा शब्द है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। अब देखो वक्रता त्रिज्या मतलब वक्र क्या है? ये किसी गोले का भाग है। अब मैं इस प्रकार का आभासी गोला बना दूं, अगर इस प्रकार का मैं इसको, ये देखो ये पूरा एक गोला ऐसे बनेगा इसका, तो मैं अगर इसका ऐसा गोला बना दूंगी, ये बना दिया मैंने गोला। अब इस गोले का जो केंद्र होगा, इस गोले का जो केंद्र होगा वही कहलाएगा क्या? वक्रता, वक्रता केंद्र। वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा वक्रता केंद्र। तो इस गोले का मान लो केंद्र ये है, इस गोले का केंद्र यहां पर है। ठीक है, ये गोला सही नहीं बना है, बाकी एक मान लो इसका केंद्र यहां पर है, तो इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, और इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे? सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने सी, ये क्या हो गया? वक्रता केंद्र। अब इसको अपन मिटा देते हैं। तो सबसे पहले ध्रुव, ध्रुव क्या है कि गोलीय दर्पण का मध्य भाग, वो क्या कहलाता है? ध्रुव। फिर है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र किसको कहते हैं कि वह गोलीय दर्पण जिस
गोलीय पृष्ठ का भाग होता है उसका केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। तो यहाँ पर दो परिभाषा, पहला है ध्रुव, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। अगर कोई आपको पूछे तो ध्रुव क्या है, तो गोलीय पृष्ठ के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? ध्रुव। और यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है और ध्रुव को प्राय पी अक्षर से निरूपित किया जाता है। फिर है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष ये रहा। तो मुख्य अक्ष क्या है कि जो इसका सेंटर सी और पी, इन दोनों को उनसे होकर जाने वाली रेखा होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन? ध्रुव, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा है, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। ठीक है, तो ये क्या है? इस ध्रुव के ऊपर अभिलंब खींचाई हमने। ठीक है, तो ये क्या है? अब है वक्रता त्रिज्या। अब क्या है? वक्रता त्रिज्या। तो अगली चीज है वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या क्या है कि इस वक्रता केंद्र और इस ध्रुव, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों के जो बीच की दूरी है, इसी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? इस दोनों के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या। और इसको क्या, किससे डिनोट कर देते हैं? आर से। इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आ गई अपनी वक्रता त्रिज्या। फिर इसके बाद है कि द्वारक। एक अन्य क्या है? द्वारक। तो द्वारक क्या है कि जो गोलीय पृष्ठ है, जो गोलीय पृष्ठ है या गोलीय जो दर्पण है, उसका जो व्यास होता है, उसका जो व्यास होता है वही कहलाता है द्वारक। क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। तो इसका यहां से लेकर यहां तक जो इसकी दूरी होती होगी, जो m, इसको मान लेते हैं m, और m से n तक, तो ये होता है इसका द्वारक। ये इसको क्या कहते हैं? इसका द्वारक कहते हैं। तो द्वारक क्या है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के वर्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक है, इसको एम एन से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो, ये इतना पृष्ठ था और यहां से लेकर इसके यहां तक का जो पूरा पृष्ठ है, उसको क्या, उसकी सीधी रेखा अगर इन दोनों को अपन यहां से लेकर यहां तक ऐसे मिला ले, तो ये जो दूरी होती है, इसको क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इसका द्वारक। वर्ताकार पृष्ठ होता है, उसको क्या कहते हैं? इसकी सीमा को क्या कहते हैं अपन? द्वारक कहते हैं। तो ये आ गया अपना द्वारक। अब है फोकस। अब है फोकस। अब है देखो मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरण आकर मिलती है या परावर्तित किरण मुख्य अक्ष पर आकर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। तो यहां पर क्या होगा कि जहां पर प्रकाश की किरणें इस प्रकार से अगर सीधी आए, प्रकाश की किरणें यहां पर सीधी आती है, समांतर किरणें, और वो समांतर किरणें क्या होती है? परावर्तन के बाद इस जिस पॉइंट से होकर गुजरती है, वो उसका कहलाता है फोकस। वो इस देखो, तो ये समांतर किरणें आती है, वो मान लो यहां से होकर गुजरी, तो ये इसका क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। ठीक है, तो इन सारी रेखाओं को अपन वापस डिलीट कर देते। तो ये फोकस मान लो यहां पर आ रहा है। ठीक है, तो ये फोकस हमेशा जो सेंटर और ध्रुव होता है उसके बीच में आता है। तो मान लो ये यहां पर आ गया, तो इसको फोकस को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया फोकस। अब है फोकस हमने पढ़ लिया। उसके बाद है फोकस दूरी। उसके बाद है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है कि इस फोकस एफ और ध्रुव के बीच की दूरी, मतलब यहां से लेकर यहां तक के बीच की दूरी है, इसको अपन क्या करते हैं? फोकस दूरी, और इसको एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, छोटे एफ से। इसको क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। अब यहां पर आप देखो कि ये जो वक्रता त्रिज्या आर है और ये फोकस एफ है, ये हमेशा इसका आधा होता है। ये हमेशा इसका आधा होता है। मतलब जो ये सी है, ठीक है, ये कितना होता है कि ये देखो, एक ये सी एक पूरा, और ये कितने? 2 एफ के बराबर है। ये सी है, ये 2 एफ के बराबर है। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या, तो सॉरी सी क्या, ये वक्रता त्रिज्या आर है। ये वक्रता त्रिज्या आर है, तो ये आर है वो किसके बराबर? देखो, 2 फोकस दूरियों के बराबर है। तो ये 2f, तो r/2 बराबर f।
तो अगर आपको क्या दे दे, इस प्रकार का कोई सवाल दे दे जिसमें आपको फोकस दूरी देकर, ठीक है, फोकस दूरी देकर आपको क्या पूछ ले कि वक्रता त्रिज्या कितनी है, तो सीधा आपको क्या करना है, 2 गुना कर देना। अगर आपको वक्रता त्रिज्या दे दे और फोकस दूरी दे दे पूछे तो क्या करना है, सीधा 2 का भाग दे देना है। और ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सवाल बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सब कुछ समझ लिया है, क्या क्या कि द्वारक क्या होता है कि इसका गोलीय पृष्ठ का जो सीमा होती है वो, फिर ठीक है, फिर वक्रता केंद्र सी क्या होता है कि ये जिस गोलीय पृष्ठ का भाग होता है उसका केंद्रक सी कहलाता है, ठीक है, या वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या, ठीक है। फोकस क्या होता है कि जो दर्पण के समांतर आने वाली किरणें जहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसको क्या बोलते हैं, अपन फोकस बोलते हैं। और फोकस को एफ से प्रदर्शित करते हैं, फोकस को एफ से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी क्या होती है, ध्रुव और इसके बीच की दूरी, ठीक है। ध्रुव किसको बोलते हैं कि दर्पण का जो मध्य भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, ध्रुव अपन बोलते हैं, ठीक है। और मुख्य अक्ष किसको बोलते हैं, यह ध्रुव के ऊपर लंब होता है, ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये सारी परिभाषा है। अब इसमें से कोई भी परिभाषा आपको पूछ सकती है, और ये आप याद रखना कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। तो ये सारे है अपनी परिभाषा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो रावली पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमको क्या मोटिवेशन मिले और जब ऐसी ही क्लासें आपके लिए लेकर आए। अब देखो, अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के लिए कुछ नियम। अब हम क्या पढ़ेंगे कि ये तो हमने पढ़ लिया कि ध्रुव क्या होता है वगैरह सब हमने पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे कि जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण कौन सा, ऐसा अंदर की तरफ धसा हुआ, उत्तल दर्पण बाहर की तरफ ऐसे, ठीक है। तो अवतल और उत्तल दर्पण है, इनके द्वारा हम किरण के आरेख बनाएंगे। किस प्रकार से अनंत पर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, फोकस पर कोई वस्तु रखी है तो उसका कैसा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन इससे पहले कि प्रकाश की किरण गुजरेगी कैसे, अवतल दर्पण में कैसे गुजरेगी, उत्तल दर्पण में कैसे गुजरेगी, इसके कुछ नियम है। और ये नियम आपको जब तक पता नहीं चलेंगे तब तक आप इनकी रेखा चित्र नहीं बना सकते। रटने से कोई फायदा नहीं है, आपको ये नियम अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहां पर देखो, सबसे पहला नियम किसका है, ये देखो मैंने दोनों को एक साइड में कर लिया है। एक तरफ हमने अवतल दर्पण रख दिया है और एक तरफ हमने उत्तल दर्पण। दोनों के 4-4 नियम है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। दोनों के 4-4 नियम है। पहला देखो अवतल दर्पण के लिए कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी। देखो, जब तक आपको ये सारी मैंने आगे जो पढ़ाई है, ये जो परिभाषा है आपको याद नहीं होगी या किसको क्या कहते हैं, तब तक आप कुछ चित्र वगैरह बना नहीं सकते है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरते। तो सबसे पहले तो हम बना देते अवतल दर्पण। सर कैसे बनेगा, इस प्रकार से पॉलिश किस साइड करेंगे, इस साइड हमने कर दी पॉलिश। अब सबसे पहले हम क्या बना देंगे, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष कहां पर बनेगा, इसके बीच में सेंटर में, ये बना दिया हमने मुख्य अक्ष। यहां पर क्या आ जाएगा, पी या ध्रुव आ जाएगा, ये लिख दिया हमने ध्रुव। और इसके यहां पर कहीं पर आएगा वक्रता केंद्र सी, लिख दिया हमने वक्रता केंद्र सी। अब देखो, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी। तो ये जो बोल रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर, यहां समांतर बोले तो ये, अगर ऐसे कोई प्रकाश की किरण आए या फिर ऐसे नीचे से भी आ जाए, ठीक है, कहीं से भी आ जाए, तो वो हमेशा उसके फोकस से गुजरती थी। फोकस हमने कहां पर बनाया था, फोकस हमेशा कहां पर होता है, वक्रता केंद्र के आधी दूरी कहिए। तो ये सीधा सा नियम बोल रहा है कि जो सीधी रेखा आएगी मुख्य अक्ष के, वो सीधा फोकस से होकर गुजरेगी, बात खत्म। तो सीधी ये यहां से होकर गुजरेगा, तो इसकी कहां से होकर गुजरेगा, ये फोकस से गुजरेगा। अब आप भले एक किरण बनाओ या 4 किरण बनाओ, जितनी मर्जी हो इतनी बना सकते हो, लेकिन अगर हम 2 किरणों से समझेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो पहला नियम तो ये बोल दिया क्या, कि अगर कोई भी दर्पण है और वो अवतल दर्पण है और कोई भी समांतर किरण मुख्य अक्ष के आ रही है तो उसको फोकस से होकर गुजारना है, बस। अब इसमें भी सेम की सेम बात है, लेकिन सिर्फ इसमें यह है कि ये यहां पर कौन सा दर्पण है, यहां पर कि सर उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण सर ये ऐसे बना दो आप। सर पॉलिश किस साइड करूं, कि आप उस साइड पॉलिश कर दिए कि जहां पर क्या हो
कि धसा हुआ भाग हो, तो ये कर दिया पॉलिश। अब हाँ सर बना दो मुख्य अक्ष, तो मैं बना देता हूं, ये लो मुख्य अक्ष बना दिया। ये बना दिया मुख्य अक्ष। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से अपसारित होती प्रतीत होती है। तो देखो सबसे पहले हमने वहां पर आगे बनाया था किसमें, अवतल दर्पण में। अब उत्तल दर्पण में फोकस वगैरह किस साइड होंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो हमने क्या पढ़ा था कि ध्रुव कहां पर होगा, तो हमेशा कोई भी दर्पण उसके परावर्तक पृष्ठ के सेंटर में ध्रुव होगा। तो सर यहां पर बना दो ध्रुव, पहली बात तो ये। अब उत्तल दर्पण का मैं बोलूंगा वक्रता केंद्र कहां पर होगा, तो सर आप छोटा सा गोला बना दो, इस गोले का जहां पर केंद्र होगा वो वक्रता केंद्र होगा। तो सर इसका वक्रता केंद्र मान लो ये सेंटर मैंने ये ले लिया। तो देखो यहां पर तो जहां पर परावर्तक पृष्ठ था उसकी तरफ आ रहा था सेंटर, जिस तरफ से किरण जहां पर प्रकाश परावर्तित होकर जा रहा था उस तरफ वक्रता केंद्र आता है। लेकिन यहां पर तो जिस साइड पॉलिश की है वहां साइड है, उस साइड आ रहा है, मतलब प्रकाश की किरण यहां पर नहीं आ पाती है, सिर्फ आभासी होती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो इसको उठा देते ये। तो ये हो गया वक्रता केंद्र। अब इसका फोकस कहां पर होगा, तो फोकस सर हमेशा ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में ही होता है। तो सर नहीं आगे भी होता है, लेकिन ये यहां पर देखो ये लेंस में होता है आगे पीछे। ठीक है, बाकी दर्पण में इसके बीच में है। ये लिख दिया हमने फोकस एफ, इसकी आधी दूरी, इसका आधी दूरी में फोकस है। अब देखो इसमें क्या होगा, ये बोल रहा है कि उत्तल दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण। अब देखो मैं यहां से पॉलिश वाले भाग से कभी प्रकाश की किरण नहीं आती है, जिस तरफ परावर्तक पृष्ठ होता है उस तरफ से आती है प्रकाश की किरण। तो प्रकाश की किरण इस साइड से आ गई। मैंने आपको आगे भी बताया था इसमें कि प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण क्या करता है, फैलाने का काम। तो प्रकाश की किरण मैंने भेजी यहां से, भेजी यहां से। अब सर ये तो इस दर्पण के इस पार तो जाएगी नहीं, क्योंकि आगे क्या है अपारदर्शी माध्यम में। तो ये प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। ठीक है, क्या होगा, इसका परावर्तन होगा और ये लौट जाएगी। और लौटेगी कैसे, इस दिशा में, ये लौट गई, ये लौट गई। अब सर लौटेगी, लेकिन ये आ तो रही है समांतर। तो उत्तल दर्पण का नियम ये कहता है तो ये लौटेगी, लेकिन यह किस प्रकार से लौटेगी, कि यह इस प्रकार से लौटेगी कि ऐसा ऐसा लगेगा कि मान लो ये क्या हो रही है, ये फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये किस प्रकार से गुजरेगी, ये ऐसे गुजरेगी। देखो ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, ये तो टकराने के बाद ये ऐसे जाएगी, सीधी यहां से होकर ये इस प्रकार से जाएगी। तो नियम ने क्या बोला कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से अपसारित होती प्रतीत होती है। देखो अपसारी मैंने बताया था, उत्तल दर्पण कैसा है, अपसारी मतलब फैला रहा है। ठीक है, तो यहां से जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये इसका नियम हो गया। तो दोनों में सेम ही है, इसमें सिर्फ क्या है कि यहां पर रियल में जा रही है, मुख्य फोकस से गुजरेगी, लेकिन यहां फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। बस इतना फर्क है दोनों में। अब आ जाते हैं हम दूसरे नियम पर। पहला नियम आपको याद होना चाहिए क्या, कि अनंत से जो भी प्रकाश की किरण आएगी वो फोकस से होकर गुजरेगी। उत्तल दर्पण है तो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। अब है दूसरे पर, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण, क्या बोल रहा है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस के समांतर निकलेगी। देखो सीधा इस नियम का उल्टा कर दिया। पहले बोल रहा था अनंत से आएगी वो फोकस से गुजरेगी, दूसरा बोल रहा है कि अनंत से आएगी। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, अगर फोकस से आओगी तो अनंत पे जाऊंगी। सीधी बात उल्टी कर रहा है। ठीक है, तो दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम सर बना दो वापस, कौन सा, ये बना दिया हमने अवतल। अब थोड़ा जल्दी बनाते हैं, क्या इसका बीच का मुख्य अक्ष। अब है ये आ गया यहाँ पर ध्रुव, यहाँ पर आ गया फोकस, यहाँ पर आ गया वक्रता केंद्र सी। क्या बोल रहा है ये, कि जब अनंत से आती है प्रकाश की किरण, अगर फोकस से आती है, कहां से आ रही है, फोकस से आती है, तो कहां पर होगी, समांतर हो जाएगी। तो ठीक है, तो प्रकाश की किरण को अपन कहां से लाएंगे, फोकस से होकर गुजारेंगे। तो सीधी प्रकाश की किरण मान लो ये फोकस से, यहां
या फिर इसको अपन ऐसे लेते, यहाँ इस साइड से आ रही है, ये फोकस से आई, फोकस से होकर गुजरी, अब क्या हो जाएगी, ये सीधी फोकस से आई है तो ये समांतर हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, समांतर। तो इस प्रकार से यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये हो गया इसका दूसरा नियम। क्या हो रहा है कि अगर फोकस से गुजरेगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखो इसी बात का उल्टा, यहां से अनंत से आ रही तो फोकस से गुजरेगी, और ये बोल रहा है कि फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, मतलब अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो फोकस से गुजर जाएगी, फोकस से जा रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर। इसमें बस जस्ट उल्टा क्या होगा, इसमें प्रतीत होगी, क्या होगी, इसमें प्रतीत होगी। तो यहां पर बना देते अपन उत्तल दर्पण। यहां पर आ गया P, जो हो गया फोकस F, और ये F। ठीक है, अगर उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। अब देखो यहां से कोई आती हुई प्रतीत ऐसे हो रही है, ये ठीक है, अब ये प्रकाश की किरण इस प्रकार से प्रतीत हो रही है फोकस से, तो ये क्या हो जाएगी कि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये परावर्तन के पश्चात पहले आ कैसे रही है, इस प्रकार से, तो कैसी हो जाएगी, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात ये फोकस की तरफ आ रही है, परावर्तन के पश्चात कैसी हो जाएगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये इस प्रकार से हो जाएगी। ठीक है, अब देखो हमेशा यहां पर अभिलंब अपन, यहां पर परावर्तन और आई तथा आर को अगर बनाना है, आपतन कोण और परावर्तन को कोण को बनाना है, तो हमेशा क्या करते हैं कि जो वक्रता केंद्र होते हैं उससे अपन लंब डालते हैं, वक्रता केंद्र से लंब डालते हैं, तो इसका लंब ऐसे जाता है ये। ठीक है, ये मैंने पहले इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते सारी रेखाओं में। ठीक है, ये तो यहाँ पर कोण अपन यहाँ पर बन जाता आई। ठीक है, यहाँ पर कोण बनती, कोण आने वाली किरण आई, यहाँ पर जाने वाली किरण आर, ऐसे बनता। ठीक है, यहाँ पर भी इसी प्रकार से अपन सेंटर से खींच सकते हैं। यहाँ पर भी देखो, यहाँ से वक्रता केंद्र से सीधा यहाँ पर इस प्रकार से लंब देख सकते। ठीक है, लेकिन ये आपको नहीं देना, ठीक है, रहने दो, इससे आप अच्छे से पॉइंट समझोगे। ठीक है, बात सिर्फ पॉइंट्स को समझने की है। ठीक है, अब बढ़ते अपन आगे। तो वो 2 पॉइंट हो गए, पहला अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो फोकस से गुजरेगी, अगर फोकस से आ रही तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब तीसरा बोल रहा है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस चली जाएगी। क्या बोल रहा है कि परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में चली जाएगी। तो ये बना दिया हमने अवतल दर्पण, ये खींच दी हमने इसका बीच की रेखा, यहां पर आ गया इसका पोलर ध्रुव, ये F और ये C। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई प्रकाश की किरण अगर कोई प्रकाश की किरण कहां पर आ रही है कि सीधी इस वक्रता केंद्र से आ रही है, वक्रता केंद्र से होकर आ रही है, तो परावर्तन के पश्चात जैसी आई थी वैसी की वैसी पुनः चली जाएगी। तो जैसी आई थी वैसी की वैसी पुनः उसी दिशा में चली जाएगी। तीसरा नियम ये कह रहा है। और उत्तल दर्पण में क्या होगा कि सर उत्तल दर्पण में यहां पर इसका वक्रता केंद्र कहां पर होगा, यहां पर सी, यहां पर है। अगर यहां पर कोई प्रकाश की किरण आती हुई प्रतीत हो रही है, मान लो प्रकाश की किरण इस वक्रता केंद्र से आती हुई यहां पर प्रतीत हो रही है, ऐसे। अब यहां तक तो देखो रियल है, लेकिन ये आभासी आ गए। ठीक है, तो ये भी उसी दिशा में जाती हुई पश्चात उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाएगी। तो उसके बाद क्या होगी, ये भी उसी दिशा में परावर्तित होगी, जैसे आ रही है वैसे उसी दिशा में परावर्तित होती प्रतीत होगी। अब है चौथा,
पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, कहां से गुजरेगी, फोकस से, फोकस से होकर आएगी, कहां से गुजरेगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तीसरा, अगर वक्रता केंद्र सी से आएगी तो उसी दिशा में वापस चली जाएगी। अब चौथा बोल रहा है चित्र थोड़े आड़े तिरछे बन जाए तो दिक्कत मत लेना, सिर्फ आप समझना, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये आ गया इसका मुख्य अक्ष, यहां पर आ गया इसका ध्रुव, यहां पर अरे उत्तल दर्पण बन गया, ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र। अब ये क्या बोल रहा है, अगर अवतल दर्पण के बिंदु P की और मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है तथा आपतित तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर मुख्य फोकस से समान कोण बनाती है। कहने का मतलब, अगर सीधी कोई किरण है वो यहाँ पर P ध्रुव पर पड़ती है, मतलब प्रकाश की किरण है वो यहाँ पर ऐसे आ जाती है, तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा कि ये समान कोण बनाएगी और सीधी इसी दिशा में ऐसे जाएगी, ये ठीक है। और इसके बीच में जो कोण बनेगा वो दोनों I तथा R दोनों क्या होगी, समान होगी, ठीक है। तिर्यक दिशा में प्रकाश की किरण आएगी तो वो ध्रुव से टकराकर तिर्यक दिशा में ही वापस चली जाएगी। अब इसी प्रकार इसमें बोल रहा है कि प्रकाश की किरण क्या होगी कि ये ध्रुव आ गया P, ये F और ये C, ठीक है। उत्तल दर्पण के बिंदु P की और मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। आपतित तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाती है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें देखो यहां पर आभासी मिलती हुई प्रतीत नहीं होगी, ठीक है, उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है। यहां पर सीधी जैसी आई थी वैसी परावर्तित हो जाती है। और इसमें अगर प्रकाश की किरण जैसे यहां से आ रही है, कोई यहां से आ रही है, देखो एक ही स्थिति ऐसी है, यहां से आ रही है और सीधी यहां से ऐसे जा रही है, ठीक है। तो ये हो गए चारों नियम। कौन कौन से चारों नियम आ गए? पहला नियम कौन सा? पहला नियम है, अब देखो इन सभी चित्रों में आप सिर्फ वक्रता केंद्र से सीधा कोण के लिए लंब खींच सकते हैं, लेकिन उसको खींचने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये नियम समझो। पहला, दर्पण के मुख्य अक्ष से आएगी तो समांतर हो जाएगी, ठीक है। मुख्य अक्ष से आएगी तो फोकस से होकर गुजरेगी, यहाँ पर फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। फिर है दूसरा, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से अगर आएगी, मुख्य फोकस से किरण आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर होती प्रतीत होगी। फिर अगला, अगर अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से आएगी तो सीधी उसी दिशा में लौट जाएगी, यहां पर भी सीधी उसी दिशा में लौट जाएगी। अगर ध्रुव पर पड़ेगी तो क्या होगा, समान कोण बना के क्या होगी, वापिस उसी माध्यम में परावर्तित होगी। और यहाँ पर भी मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। आपतित तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, ये इसके चारों नियम आ गए। अब इन नियमों के बाद हम उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों को बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ ही उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोगों के बारे में पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी, और इसी के साथ दर्पण हो जाएंगे पूरे। फिर लेंगे अपन लेंस, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।